हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना कि खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। ये गाय की रक्षा नहीं करते। किसकी रक्षा? नहीं, ये किसी की रक्षा नहीं करते। मोनू मानेश्वर तो उल्टा गाय का गोश्त खाता है। कभी जंतर मंतर पे नाच रही, कभी यहाँ बैठ गई, कभी शीला दीक्षित के घर के आगे बैठ गई और सिलेंडर उठा के महंगाई 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 करती थी। अगर विपक्ष मजबूत हो गया तो ये हमें उखाड़ फेंकेगा। इसलिए मोदी जी ने ईडी, सीडी, आईबी, साईबी, कानून, मंत्रालय, संत्रालय सब पर नाक बनकर बैठ गए कि एक भारत के संविधान का नाम अडानी, भारत की जनसंख्या का नाम अडानी, भारत देश का नाम अडानी। हाँ, फिर मैं मानूंगी कि वाकई राष्ट्र पर हमला था। अरे आपने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है, आपने पूरे भारत की रेपुटेशन खराब कर दी है, आपने महिलाओं के सम्मान पे चूना लगा दिया है। अगर एमएसपी मजबूत कर दी तो किसान सक्षम हो जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र में हमें बताए कि क्या इस हिंदू राष्ट्र में किसान सुरक्षित होगा, क्या इस हिंदू राष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित होंगी। दोस्तों, नासिर जुनैद हत्याकांड में अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। भरतपुर, मेवात से लेकर दिल्ली तक लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ उस परिवार को नहीं मिला है। हमारे साथ आज देश की सबसे ताकतवर मुस्लिम महिला मौजूद हैं। इनका तारुफ कराऊं तो इनका नाम है ऐमन रिजवी। इनकी ख़ास बात यह है कि हर मुद्दे पर, देश में जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस मुद्दे पर खुलकर राय रखती हैं और काफ़ी जज्बाती किस्म की भी हैं। लोगों की मदद करती हैं, कहीं किसी को खून की, ब्लड की ज़रूरत पड़े उनकी भी मदद कर देती हैं। देश में कहीं कोई बड़ा मुद्दा आ जाए वहाँ पर भी जाके मदद करने की कोशिश करती हैं। अभी हाल ही में ये भरतपुर से लौटी हैं। जानते हैं कि क्या हालात हैं वहाँ पर। बहुत सारे मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जुनैद नासिर के मुद्दे को लेकर। ऐमन जी, सबसे पहले आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। क्या लगता है, आपने वहाँ जाके क्या देखा? इंसाफ की उम्मीद है? शुक्रिया कमर। मैं अपनी बात का आगाज़ पर यहीं से करूँगी। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना कि खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। क्या बात, क्या बात। अभी जो आपने कहा, जो भरतपुर का मामला चल रहा था, मैं जब दिल्ली में थी तब भी लगातार उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रही थी, लगातार इंटरव्यूज़ चल रहे थे, लगातार घटना पर नज़र बनी हुई थी और एक रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करी जा रही थी कि आया ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया है क्योंकि 2 स्टेटों में इलेक्शन है। राजस्थान जो है वो कांग्रेस के पास है, हरियाणा जो है वो बीजेपी के हाथ से जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जो एक मतलब हम लोगों ने सर्वे करवाया है। तो इसके लिए जो एक इजी है, जो ये सरकार है, आपको पता है लगातार मुसलमानों का और दलितों का तड़का लगाकर ये सरकार चलाई जा रही है। इन लोगों का ये कि दलितों को तो हमने लाखों साल से अपना गुलाम बना रखा है, लेकिन ये लोग शायद ये भूल गए कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें जो मुसलमान हैं वो दलितों से ज़्यादा पिछड़े हुए आए। तो इनको लगा कि दलित तो पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब दलित पिछड़ा हुआ नहीं है। दलित कहीं ना कहीं अवेयर है, दलित के पास बहुत ज़्यादा सोशल पावर है, सोशल मीडिया है, दलितों के ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अगर जुनैद नासिर की हत्या क्यों हुई होगी? नहीं, मैंने आपसे कहा ना। तो अब इनको लगा कि जो समाज ऐसा है जो सक्षम नहीं है, जहाँ पे इन्होंने पूरा एक इवैल्यूएशन करा, पूरा निकाला कि एक ऐसे अगर हम कोई ऐसी मॉब लिंचिंग करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोई यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएगा। उसके लिए नासिर और जुनैद का इन्होंने एक तरह से कहिए कि कलेक्शन में दोनों नामों को डाला गया। और मोनू मानेश्वर जो मोहम्मदपुर के गाँव में रहता है, मोनू मानेश्वर है लेकिन वो कहता नहीं है कि वो मोहम्मदपुर के गाँव में रहता है क्योंकि उसको शर्म आती है। वो ये वाली बात बताए कि उसको जो एक तरह का संरक्षण और छत दे रखी है वो मोहम्मदपुर ने दे रखी है। उसके गांव का नाम मोहम्मदपुर है। वो तो खुलेआम घूम रहा है। नहीं, वो खुलेआम घूम रहा है क्योंकि उसके जो साथ है वो तमाम पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है, एसीपी तो डीसीपी, ये तमाम है। और ये जो गांव रक्षक बना हुआ है, ये गाय की रक्षा नहीं करते। किसकी रक्षा? नहीं, ये किसी की रक्षा नहीं करते। मोनू मानेश्वर तो उल्टा गाय का गोश्त खाता है। क्या बात कर रही हैं आप? गाय का गोश्त खाता है, शराब पीता है। मोनू मानेश्वर का जो काम था उसका ये काम था कि पुलिस वाले तो आपको पता है कि अपने ओहदे के प्रति कितने ईमानदार। भारत में कोई हिंदू गोश्त कहाँ खाता है? गाय का? नहीं, ये सब खाते हैं, आपको लग रहा है। गोवा में भी खाते हैं, सब जगह खाते हैं। तो इनको पुलिस वालों ने इनको रख रखा था कि ट्रक में अगर 8 जानवर जा रहे हैं तो तुम देखो कि 8 की जगह 10 तो नहीं है, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। एक क्राइटेरिया फिट कर दिया है ट्रक में। तो इसके लिए इसकी जो सेना थी वो ये काम करती थी और इसके पास कम से कम
1500-2000 लोग हैं मोनू मानेसर के साथ, जो ज़्यादातर पुलिस के मुखबिर हैं। पुलिस की गाड़ियां हैं बोलेरो जो पुलिस ने इनको ही दे रखी हैं। तो मतलब तमाम का तमाम इन्होंने जो एजेंडा सेट करा गांव में, जो मैंने पूरा गांव में देख कर आई, ये 4000-5000 लोगों का गांव है जहां पर एक घटना घटी है। और यहाँ पर इतना गुंडा राज है कि मोनू मानेसर कभी भी गाँव में बोलेरो में आ जाता है, किसी में भी आ जाता है, किसी भी युवक को, किसी भी युवती को, किसी भी बुढ़े को उठाकर ले जाता है, लेकिन लोग सवाल नहीं करते कहाँ लेकर जा रहा है। और उल्टे सीधे केसों में फिर पुलिस उसको डाल देती कि गाय पाल रहा था तो गाय काट रहा था तो गाय खा रहा था, मतलब इतना होल्ड था। इसके पीछे गो तस्करी की घटना कितनी जिम्मेदार है? नहीं, गौ तस्करी तो वहां पर होती ही नहीं। पूरे गांव में 4000 लोगों का गांव है जहां के लड़के हैं, पूरे गांव में किसी ने गाय तक नहीं पाल रखी कमर, इसी डर से कि कहीं गाय तस्करी के इल्जाम में पुलिस या शासन प्रशासन इनको ना अपना दे। अफसोस की बात ये नहीं कि मोनू मानेसर ने इनको मारा, अफसोस की बात ये भी नहीं है कि बीजेपी के शासन में ऐसा हुआ, अफसोस की बात यह है कि जहां के जुनैद और नासिर थे वहां पर कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ की एमएलए जो है जाहिदा खान, वो पूरी डाकू हसीना वाला रोल प्ले करती है, बिल्कुल एक डकैत टाइप की औरत है जो पूरे गांव को डरा कर रखती है, धमका कर रखती है और मतलब इतना जुल्म करती है कि मतलब लोग बोल ना पाए, बिल्कुल जैसे पुराने जमाने की फिल्मों में देखो कि टिट टिट मतलब जाहिदा जो मुस्लिम है, जो मंत्री भी है शायद जी 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 गहलोत सरकार में, उसने जुनैद नासिर का कत्ल करा दिया। जुनैद नासिर का कत्ल हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसने इस मामले को दबाया, इस मामले को लाइमलाइट में आने से रोका। जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है, लगातार उनके घर में धमकियां लगवा रही है कि अगर तुमने किसी को बिठाया या कोई बाहर से आया उसको कोई भी बात बताई तो मैं तुम्हें देख लूंगी। मैंने खुद इसको 3-4 बार कॉल करी, इसने मेरा फोन नहीं उठाया। हम लोग गाँव गए, ये हमसे मिलने नहीं आए। और गाँव का हाल आप देखिए, जिस हम कहते हैं कि हम एक बहुत मॉडर्न समाज में रहते हैं और डिजिटल इंडिया है तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आपको पता है कमर, इस पूरे गांव में ना तो सड़क पक्की है, ना कोई स्कूल है, ना डिस्पेंसरी है, ना पार्क है, ना नाली है, ना नल है, ना जल नल, कुछ नहीं है। बाकायदे लोगों के मकान कच्चे हैं, लेकिन एक चीज वहां पर पक्के के लोगों ने गड्ढे पक्के बना रखे हैं। उन गढ़ों में रात को टैंकर आते हैं और वो पैसे लेकर चले। ये तो हुआ नासिर जुनैद का मामला। अब सिलेंडर को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया और चैलेंज दे रहे हैं कि जो चीन है वो लगातार हमारे यहाँ अतिक्रमण कर रहा है, एलएसी में घुस गया है। आप लोग महंगाई पर नहीं बोल पा रहे हैं कुछ? नहीं, मैं तो महंगाई पे हमेशा बोली। मैं तो महंगाई पे 4 साल से लगातार अपने इंटरव्यूज़ में भी बोलती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि जिस वक्त स्मृति ईरानी एक महंगाई का एक आप देखिए कि ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी ने बनाया था, कभी इनके गले में प्याज लटकी हुई होती थी, कभी लहसुन लटका हुआ होता था और ये साड़ियाँ उठा उठा कर नाच रही होती थी। कभी जंतर मंतर पे नाच रही, कभी यहाँ बैठ गई, कभी शीला दीक्षित के घर के आगे बैठ गई और सिलेंडर उठा के महंगाई 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 करती थी। उस वक्त सिलेंडर मात्र 450 रुपये का था और पेट्रोल मेरे ख्याल से 60 या 65 था। और आज देखिए कि आज सिलेंडर 1150 के करीब हो गया, 50 रुपए डायरेक्ट बढ़े हैं। आप देखिए पेट्रोल बढ़े जा रहे, लेकिन तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? नहीं, तो जाहिर सी बात स्मृति ईरानी। नहीं, जाहिर सी बात क्यों नहीं होगी? आप ही तो थी जो भारत की महिलाओं को बेवकूफ बना रही थी, क्योंकि आप महिला थी और महिला का जो एक लिंक होता है, अगर पुरुष ये वाली बात कहता तो शायद कोई यकीन ना करता, क्योंकि आप एक महिला थी। इसलिए सरकार ने सोची समझी रणनीति पे आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि आप महंगाई पे लहसुन लटका के, अदरक लटका कर, प्याज लटका के, और तो उनका काम हो गया, वो मंत्री बन गए। नहीं, तो अगर हो गया तो अब महंगाई नजर नहीं आती। अब उन्हें मोदियाबिंद हो गया है कि उनको नजर आना बंद हो गया। कहाँ है वो? अब महंगाई नजर नहीं आती। अब उनको नहीं लगता कि किचन महंगा हो रहा है। आप ही देखिए कि मैं अभी आपको पता है भरतपुर में पूरे गांव में जो उज्ज्वला योजना है मोदी जी की, वो भी नहीं और सिलेंडर तक नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये सिर्फ ये दर्शाती हैं कि इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए, नहीं वो तो ठीक है कि स्मृति ईरानी प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन विपक्ष कितना कमजोर हो रहा है, कितना मजबूत हो रहा है, ये भी सवाल है। कांग्रेस कहां उतर रही है सड़कों पर? कांग्रेस अगर उतरती भी है तो कांग्रेस को आप देखिए किस तरह टॉर्चर करा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो विपक्ष, बीजेपी जो विपक्ष की भूमिका में थी तो लगातार प्रदर्शन कर रही थी, अच्छे तरीके से जनता की आवाज उठाती थी, लेकिन आज वही बीजेपी आवाज नहीं उठा पा रही है और कांग्रेस वो भूमिका नहीं दिखा पा रही है जिस भूमिका में वो बैठी है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसमें चुप हैं, सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। अमन जी, क्या विपक्ष जो है
वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है जिसकी अपेक्षा लोग कर रहे हैं। नहीं देखिए, लगातार अगर आप भी जंतर मंतर पे जाते हैं, आप लगातार देखते हैं कि कभी ना कभी महीने में 2-4 ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो महंगाई को लेकर करे जाते हैं। लेकिन जिस तरह वहाँ पर एक सिक्योरिटी का गठन करा जाता है, जिस तरह वहाँ पर कभी देखिए कि वाटर कैनन मारा जा रहा है, कभी लाठी चार्ज होती है, कभी वहाँ पे 144 लगा दी जाती है, कभी उनको परमिशन ही नहीं दी जाती, तो विपक्ष कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, इन लोगों को पता था सन 2014 में तमाम यंत्र तंत्र लेकर आए थे, इनको पता था अगर विपक्ष मजबूत हो गया तो ये हमें उखाड़ फेंकेगा। इसलिए मोदी जी ने ईडी, सीडी, आईबी, साईबी, कानून, मंत्रालय, संत्रालय सब पर नाक बनकर बैठ गए कि कोई भी कुछ होगा तो सब पर फर्जी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी कहती हूं कि भारत की कुल जनता 140 करोड़ है और महंगाई का असर सब पर पड़ता है, क्योंकि खाना आप सब खाते हैं, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे आप बाहर भी खा रहे हैं, चाहे इटाली खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। मोदी जी की एक उपलब्धि बताऊंगा, 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, 5 किलो, वो भी 5 किलो। नहीं, वो रिटर्न में मिले। अब तो एक बात बताइए, अगर 80 करोड़ को दे भी रहे, जो उनका आंकड़ा है, क्या 80 करोड़ ने उनसे मांगा? आप ये देखिए कि ऐसी ऐसी सोशल मीडिया में मैं आपको हजारों वीडियो दिखा दूंगी जहां पर किसान रो रहा है कि आवारा पशु हमारे खेतों में लाखों का नुकसान कर चले जाते हैं और भीख में हमें हमारा ही उगाया हुआ दूसरे किसान भाई का उगाया 5 किलो घटिया सटिया राशन दे देते हैं। आप खुद सोचिए कि इन्होंने जंगलों का, बागों का, खेतों का क्या हाल कर दिया है। तो किसने मांगा है भीख? आप बताइए, जब सबके हाथ पैर हैं, किसी को नहीं चाहिए 5 किलो अन्न, सबको रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, महंगाई से एक तरह से निजात चाहिए, 5 किलो राशन किसी को नहीं चाहिए। या तो आप कहिए कि आप भारत को फुकरा बनाना चाहते हैं, एक भिखमंगा बनाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा था झोला उठाकर चल दूंगा, तो आप तो पूरे भारत के हाथ में झोला दे रहे हैं ना। आप जिस तरह 5 किलो राशन की लाइनें लगवा रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, इस तरह आप भारत को कमजोर कर रहे हैं, आप भारत को अफ्रीका एक मजबूत प्रधानमंत्री आपको पच नहीं रहा है। नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री तो आप कह रहे हैं ना, दुनिया में देखिए क्या डंका बज रहा है। आप देखें ना कि प्रधानमंत्री ने अडानी के साथ जो खेला था और किस तरह पूरी दुनिया में हमारी भद पिटी, किस तरह आप देखिए कि नाथर एडरसन जैसे एक आम से आदमी ने, किस तरह हिंडनबर्ग ने, 5 लोगों ने, कितना हौसला था, अडानी को धपड़धुस कर दिया। जिस अडानी को जबरदस्ती इम्प्लांट करा गया, जबरदस्त तरीके से लाखों की तादाद में शेल कंपनियां जो सिर्फ पेपर में बनाई गई और अडानी को नंबर 2 पर लाकर बिठा दिया। हिंडनबर्ग का समर्थन देश पर सवाल, राष्ट्रवाद पर सवाल। नहीं, क्यों राष्ट्रवाद पर सवाल? अगर आप अडानी क्या हमें कुछ फ्री में दे रहा था? राष्ट्रवाद से क्या मतलब है? क्या अडानी भारत है? क्या अडानी राष्ट्र का नाम है? या तो आप ही कहिए कि भारत के संविधान का नाम अडानी, भारत की जनसंख्या का नाम अडानी, भारत देश का नाम अडानी, हाँ फिर मैं मानूंगी कि वाकई राष्ट्र पर हमला था। अगर आप कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका नाम भारत है, यहां संविधान चलता है जो भीमराव अंबेडकर ने लिखा, फिर ये आतंकवाद है, ये राष्ट्रवाद नहीं। अडानी जो है देश क्या संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है? होना चाहिए। देश तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। एक आतंकवादी है, उसको गिरफ्तार। अडानी आतंकवादी है? अडानी आतंकवादी। अरे केस हो जाएगा आपके ऊपर। कैसे केस हो जाए? करो केस, किसने रोका? उठाओ के डालो जेल, कौन डरता है? अरे आपने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है, आपने पूरे भारत की रेपुटेशन खराब कर दी है, आपने महिलाओं के सम्मान पे चूना लगा दिया है। तो क्या जिंदगी ऐसी जो ऐसी रुलती फिरे? आप तो किसी को सम्मान देने को तैयार नहीं है, आप अपने यारों को अमीर करे जा रहे हैं। आपने भारत के संविधान पे बिल्कुल आग लगा दी। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। वो खाएंगे लेकिन खाने नहीं दूंगा, वो खुद खा रहे हैं लेकिन खाने नहीं दूंगा। वो तो मशरूम खाते हैं जनाब, जो मशरूम उनकी मेरे ख्याल से 3.5 लाख रुपए किलो, मैंने सुना है लोगों से कि 3.5 लाख रुपए किलो आती है, और काजू की रोटी खाते हैं। वो तो रोज बरोज जवान हो जा रहे हैं, उनके चेहरे नहीं देखे 16 साल की युवती की तरह लाइट मारते हैं। आप बताइए, जो अमेरिका जाके कहता अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प ने हिंदुस्तान में आके कहा, ट्रम्प हिंदुस्तान आया था, उसने कहा अब की बार मोदी सरकार या अब की बार भारत सरकार। तो मोदी जी हरकतें ऐसी करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये राष्ट्र जो है बहुत ताकतवर हो चुका है 2014 के बाद। महंगाई खत्म हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई, पक्का मकान मिल गया, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई। अब हिंदू राष्ट्र की बारी है। जी, मैंने देखा कि महंगाई कैसे खत्म हुई, किसान कैसे मजबूत हुआ, एमएसपी कैसे मजबूत हुई। आप सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ जाकर देखिए, जहां एक किसान ने 540 किलो प्याज उगाई थी, जब वो मंडी में बेचने गया तो 1 पैसे की 2.5 किलो बिकी। वो 1 पैसे की 2.5 किलो प्याज बेच कर आया, और जब उसको चेक दिया गया तो मात्र 2 रुपए का चेक दिया गया, वो भी पेंडिंग 2 रुपए का चेक। और उससे कहा गया 2 रुपए का चेक, अरे 2 झूठ की भी आप लोग हद करते हैं। 1 पैसे की जब 2.5 किलो प्याज खरीदेंगे,
400 किलो प्याज उसने उगाई 2 रुपए दे देंगे, 2 रुपए चलता भी नहीं वो भी आजकल। पेंडिंग में। यही तो सोशल मीडिया पे कि इन्होंने ऐसी तैसी मार रखी है, तभी तो किसान कह रहा है कि एमएसपी मजबूत करो, ताकि किसान को पता रहे कि कम से कम हमारी फसल के रेट हमें क्या मिलेंगे। और यही वजह है कि ये सरकारें एमएसपी पे काम ही नहीं करें। इनको पता है अगर एमएसपी मजबूत कर दी तो किसान सक्षम हो जाएगा, किसान मजबूत हो मोदी जाएगा। सरकार कह रही है किसान भी मजबूत है, जवान भी सीमा पर मजबूत है, इसीलिए चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि जवान मजबूत है? आप देखिए पुलवामा अटैक करवा देते सेना तो मजबूत है। कहां से मजबूत है सेना? सेना को तो हम कमजोर नहीं कह सकते सेना ना। हमारी मजबूत है, सेना लड़ने के लिए मजबूत है, लेकिन सेना को जो जबरदस्ती मरवा रहे हैं। आप देखिए चाइना के नाम पे चा का नाम चू नहीं करने को तैयार। चाइना इनका परम मित्र है। हिंदुस्तान में अगर हम वाकई चाइना के दुश्मन होते तो तमाम ये चीजें भी आपके पास चाइना की है। मेरे कपड़े, मैं जितने कपड़े पहनती चाइना, तो कौन लोग हैं जो चाइना में भेज रहे हैं? एक तरफ तो चाइना हमारे भारत पे लगातार गंदी नजरें कर रहा है, हमारे भारत की जमीन हड़प रहा है, और दूसरा आप उसके साथ जबरदस्त तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो हवा में तो नहीं आ जाता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा जब भी। तो ये हाथी के दांत दिखाने की, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, आप बनाइए ना हिंदू राष्ट्र। किसने रोका है हिंदू राष्ट्र बनाने को? आप नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाइए। आपने मना करा हिंदू राष्ट्र बनाने को, मैं मना करूं? अरे बनाओ। मैं तो विरोध करूंगा हिंदू राष्ट्र का। मैं विरोध नहीं करूंगी। मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध करता हूं क्योंकि मैं ऐसे देश में हूं जहां पर संविधान से चल रहा है और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। जब तक संविधान है तब तक मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध करता रहूंगा। मैं आप करेंगी? मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करूंगी, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र में हमें बताएं कि क्या इस हिंदू राष्ट्र में किसान सुरक्षित होगा? क्या इस हिंदू राष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान, मस्जिदें, गुरुद्वारे, दलित ये तमाम सुरक्षित होंगे? अगर आप इस बात की गारंटी लेते तो आपको रोका किसने? आप बनाइए हिंदू राष्ट्र। और अभी भी ये हिंदू राष्ट्र है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश में प्रेसिडेंट हमारी हिंदू, फौज में 98% हिंदू, तमाम हिंदुस्तान के जितने मुसलमानों की हालत और दयनीय हो जाएगी हिंदू राष्ट्र में, कहा जा रहा है। मुसलमानों की हालत दयनीय है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और हो जाएगी। पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, कहा जा रहा है। पाकिस्तान क्या भेजेंगे? क्या भेजेंगे पाकिस्तान? और भेजेंगे तो पहले पाकिस्तान से बात तो कर लो। बिरयानी खा खा के तुम आते हो, बात करो पाकिस्तान से कि पाकिस्तान लेगा नहीं लेगा। और तुम होते कौन है हमें भेजने वाले? पहले तो तुम अपने शजरे दिखाओ उठा उठा के। नहीं तो हिंदू राष्ट्र में आप मतलब बताइए ना हमें कि हिंदू राष्ट्र आप बना रहे हैं, तो चलिए बना लीजिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र का हिंदू नहीं तो आप विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? मैं आप समर्थन कर रहे हैं कि विरोध? मैं देखिए, मैं संविधान को भी फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ भारत संविधान से चले, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। अगर आप हिंदू को भी बदनाम कर रहे हैं और राष्ट्र को भी बदनाम कर रहे हैं, आप बताइए। मैं लिख दूं कि अमन रिजवी ने हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। बिल्कुल करा, मैं भी करूंगी, मेरा समाज भी करेगा। लेकिन आप बताइए, क्या हिंदू धर्म ये कहता है कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी जाए? क्या हिंदू धर्म ये कहता है कि मुसलमानों के हिजाबों को नोचा जाए? क्या हिंदू धर्म ये कहता है कि मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की टोपियों को, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाए? क्या हिंदू धर्म ये कहता है कि तुम दलित को मूछे रखने पे जान से मार दो, उन्हें घोड़ी ना चढ़ने दो, उनके बच्चों को स्कूल में पानी ना पीने दो? अगर तुम्हारा ये हिंदू धर्म कहता है, हिंदू राष्ट्र कहता है, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें मंजूर नहीं। हम संविधान से चलते थे और हम संविधान से चलेंगे। आप इस बात की गारंटी लाइए कि आपके हिंदू राष्ट्र में हम तमाम लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, तमाम राइट्स मिलेंगे। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, शौक से बनाइए। तो भारत जैसा है वो खूबसूरत है। भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और जैसे भी ये खूबसूरत है क्योंकि भारत का वजूद अशोक से है, बुद्ध से है। 2500 साल पहले से आप इतिहास उठा के देखिए, वहाँ से अब तक जो सशक्त भारत है, अखंड भारत है, उसको बरकरार रखते हुए देश दुनिया में नाम हो रहा है। जिस दिन ये खत्म हुआ, जिस दिन लोकतंत्र की खूबसूरती भारत की खत्म हुई, उस दिन से भारत की छवि खराब हो जाएगी। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो भारत को भारत रहने दीजिए, इसे हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, यही मेरी गुजारिश है। अमन रिजवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप देखते रहिए नेशनल दस्तक, कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।